प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाती है। इसलिए जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना अच्छा अभ्यास होगा, जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी, आपका लक्ष्य के प्रति क्लियरिटी उतनी अधिक होगी। इसलिए जीवन में अभ्यास अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से संबंधित 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए अधिकांश प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को देखते समय वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को खुद पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। तभी आपको इस वीडियो को देखने का वास्तविक फायदा मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? पर्सनैलिटी, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, हमें पूछा गया है यह शब्द किस भाषा का है? हिंदी का, अंग्रेजी, जर्मनी या ग्रीक? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। इस प्रकार पर्सनैलिटी शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द है। ध्यान में रख लीजिए, आगे कई सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरा प्रश्न है, पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द बना है। पर्सोना शब्द निम्न में से किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक शब्द है पर्सोना, स्पेलिंग भी आप इसकी याद कर लो, कई बार यहीं से प्रश्न का निर्माण कर लिया जाता है। तो पर्सोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी शब्द, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। हमें बताना है यह पर्सोना शब्द निम्न में से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, उर्दू या जर्मन? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। और पर्सोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी शब्द को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। कई बार वह लैटिन की जगह ग्रीक भी लिख सकता है, तो लैटिन लिखा हो या ग्रीक लिखा हो, एक ही बात है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप ध्यान से प्रश्न को हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पर्सोना शब्द का अर्थ निम्न में से है। पर्सोना किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या लैटिन भाषा का। और पर्सोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी शब्द, और पर्सनैलिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। हमें बताना है पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? खिलौना, घड़ा, मुखौटा या मुंह? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुखौटा। ठीक है। पहले यूनान में किसी के चरित्र यानी कैरेक्टर को नाटक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मुखौटा यूज किया जाता था। तो पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा, या इसे मास्क भी कह सकते हैं। कई बार इसे मास्क भी लिखा जाता है। आप दोनों शब्दों को ध्यान में रख लीजिए। तो मुखौटा या मास्क पर्सोना शब्द का अर्थ है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है, निम्न में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार प्रस्तुत किए हैं? व्यक्तित्व का वर्गीकरण या मापन कई तरीके से किया जाता है। सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, समूहों के आधार पर। यहां पर पूछा गया है, शरीर रचना या शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने प्रस्तुत किया? शेल्डन, क्रेसमर, युंग या एक व दो दोनों ने? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एक व दो दोनों ने। अर्थात शेल्डन और क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और युंग
या जिसे जुंग कहते हैं, इन्होंने सामाजिकता के आधार पर किया। इसका भी हम अभी आगे जिक्र करेंगे। कार्ल युंग या कार्ल जुंग कई बार इसे लिखा रहता है। आगे के प्रश्न में इसका जिक्र किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व के प्रकारों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित किया? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट था, जिसने अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी वर्गों में व्यक्तित्व को विभाजित किया? ठीक है, पहला है वार्नर, दूसरा सेल्डन, तीसरा है कार्ल युंग, चौथा है टर्मन। प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कार्ल युंग, या कई बार इसे जुंग भी लिखा जाता है। और आपको यह बता दूं, युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। किसके आधार पर? सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल्डन ने, मैं बता चुका हूं, शारीरिक रचना के आधार पर किया था, और इसके साथ क्रेस्पर भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल 29 प्रश्न हैं और यह इस सीरीज की 6ठी वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियोज में हम 85 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखी हैं, उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप उन पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर लीजिए। उन वीडियोज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पूछा गया है, खिलाड़ी, व्यापारी, राजनेता, अभिनेता, क्रांतिकारी निम्न में से व्यक्तित्व के किस श्रेणी में आते हैं? व्यक्तित्व का विभाजन कई तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, कोई खिलाड़ी है, कोई व्यापारी है, या राजनेता है, अभिनेता है, क्रांतिकारी है, या आंदोलनकारी भी हो सकता है। तो यह व्यक्तित्व के किस श्रेणी में आते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या उपरोक्त सभी? हमें सही उत्तर को क्रैक करना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बहिर्मुखी। ठीक है, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग वैचारिक विचारों वाले होते हैं, जो वाचाल होते हैं। इनमें खिलाड़ी, व्यापारी, राजनेता, अभिनेता, वकील, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, इस प्रकार के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, दार्शनिक यानी फिलोसफर, कवि यानी पोइट या पोइटेस, कलाकार यानी आर्टिस्ट, निम्न में से व्यक्तित्व के किस श्रेणी में आते हैं? तो यहां पर भी 4 ऑप्शन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और कलाकार इनमें से व्यक्तित्व के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्मुखी, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट कहते हैं। और ये लोग चिंतन अधिक करते हैं। चाहे कोई वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, कवि हो या कलाकार हो, तो ये चिंतन करते हैं। और जो बहिर्मुखी होते हैं, यह वैचारिक विचारधारा या व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट, आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? प्रश्न में पूछा क्या गया है, सबसे अधिक प्रभाव। ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से कुछ कोड वर्ड्स को आप परीक्षा हॉल में ध्यान में रखिए, आप सही उत्तर को हिट करोगे। तो विद्यालय में या स्कूल में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अध्यापक का, बिल्कुल अध्यापक का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। सहपाठी यानी क्लासमेट का भी प्रभाव पड़ता है। कीड़ा समूह यानी प्ले ग्रुप्स जो होते हैं उनका भी, पाठ्यक्रम इसका भी पड़ता है। चारों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें बताना क्या है सबसे अधिक प्रभाव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रीड़ा समूह यानी स्पोर्ट्स ग्रुप या प्ले ग्रुप, आप इसे कह सकते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी जिसके साथ अंतःक्रिया की जाती है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया की जाती है। तो अंतःक्रिया अध्यापक के साथ भी हो सकती, सहपाठी के साथ भी हो सकती और पाठ्यक्रम के साथ भी हो सकती। तो क्रीड़ा समूह में अध्यापक भी आ सकता है, सहपाठी भी आ सकता है, पाठ्यक्रम भी आ सकता है, क्योंकि प्ले ग्रुप में खेलते समय ये सभी भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प यहां पर होगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण
निम्न में से किसकी देन है? स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे शॉर्ट में IBT कहते हैं, अर्थात इंक ब्लॉक टेस्ट, इसे कहा जाता है IBT। तो यह किसकी देन है? ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, हरमन रोरसा, वुडवर्थ या टर्मन। सही जवाब को क्लिक करना है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरमन रोरसा का है स्याही धब्बा परीक्षण। यह इनकी देन है, ध्यान में रख लीजिए। और इन्होंने यह दिया था 1921 में, 1921 में, और यह स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे, आप ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या पूछा गया है, देख लीजिए प्रश्न को। मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को निम्न में से कितने भागों में विभक्त किया है? किसके आधार पर? मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किसने मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण का विभाजन किया, या मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को निम्न में से कितने भागों में विभक्त किया। ऑप्शन है 2, 4, 8, 6। हमें सही जवाब को क्लिक करना है। यदि आपको इसका सही उत्तर आता है तो आप अवश्य ही इस प्रश्न के सही उत्तर को क्लिक कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आप प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। तो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व परीक्षण को 6 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विभाजन कई तरीके से किया जाता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण विधि आपने सुना होगा, इसके प्रतिपादक या जनक कौन है? प्रतिपादक कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं। तो कौन है? कार्ल जुंग यह तो नहीं है, इन्होंने तो सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। सिगमंड फ्राइड, B.F. स्किनर या पावलोव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक या जनक हैं। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? वियना के, वियना। ठीक है, और इन्होंने मन का विश्लेषण किया, यानी मस्तिष्क का विश्लेषण किया, और मन के 3 प्रकार बताए। मन के कितने प्रकार बताए? 3। कौन कौन? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इस प्रकार इन्होंने मन को 3 भागों में विभक्त किया। यह वियना के थे और मनोविश्लेषणवाद इन्हीं का है। आगे और कई प्रश्न इनसे संबंधित इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, आप वीडियो को आराम से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। पूछा क्या गया है? मुख्य घटक। ठीक है, किसी शब्द को कोट कीजिए, ध्यान से देख लीजिए। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक, योग्यता यानी एबिलिटी, बौद्धिक स्तर यानी IQ, वातावरण यानी इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। सही उत्तर को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वातावरण पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। देखा जाए तो वंशानुक्रम भी है, लेकिन मुख्य घटक कौन सा है? वातावरण। और आपको यहां पर यह बता देता हूं कि वातावरण का लगभग 99% योगदान होता है व्यक्तित्व निर्माण में या व्यक्तित्व को प्रभावित करने में, और 1% होता है हेरिडिटी या वंशानुक्रम, या जिसे हम अनुवांशिकता भी कह सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहां पूछा गया है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व निम्न में से होता है। सेल्फ सेंटर्ड जो पर्सन होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उपरोक्त सभी। सही उत्तर को क्लिक करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्मुखी। दूसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर पूछा गया है सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया। चार ऑप्शन है, समूह प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति या संचय प्रवृत्ति। हमें बताना है सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, काम प्रवृत्ति, या कई बार इसे यौन प्रवृत्ति भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रख लीजिए। और इन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में बांटा था। मनोलैंगिक अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में बांटा। यौन ऊर्जा, जिसे इन्होंने लिबिडो या काम प्रवृत्ति कहा, तो इसे यौन प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति कुछ भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था। अगला प्रश्न है, यह करो यह ना करो निम्न में से कौन कहता है। यह करो यह ना करो कौन कहता है। इदम, अहम, परम अहम या उपरोक्त सभी। सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परम अहम। ठीक है, परम अहम ऐसा कहेगा। 3 होते हैं, इदम जिसे अंग्रेजी में इड कहते हैं, अहम को ईगो कहते हैं, परम अहम को कहते हैं सुपर ईगो। और यह करो यह ना करो यह कहता है परम अहम, क्योंकि परम अहम चलता है नैतिकता के नियम पर। यह नैतिकता के नियम पर चलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को निम्न में से प्रभावित करता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को निम्न में से प्रभावित करता है। वंशानुक्रम एकदम करता है, वातावरण भी करता है। वंशानुक्रम वो वातावरण दोनों करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की भाषा को समझ लो। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न पहले आ चुका है, वहां पर लिखा था सबसे अधिक प्रभावित करता है या मुख्य घटक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है, कारक है, तब तो हो जाएगा वातावरण। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वंशानुक्रम व वातावरण, क्योंकि दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लगभग 99% वातावरण प्रभावित करता है और 1% वंशानुक्रम, या जिसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दोनों विकल्पों को सम्मिलित किया गया है। और यदि मुख्य घटक होता और वातावरण और वंशानुक्रम को अलग अलग लिखा होता, तब जवाब हो जाता वातावरण। अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन निम्न में से किया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई, यानी मस्तिष्क या मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। यहां पर पूछा गया है अचेतन मन का अध्ययन निम्न में से किया जाता है। आत्मकथा के द्वारा नहीं, साक्षात्कार के द्वारा, अवलोकन विधि के द्वारा या मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। हमें सही उत्तर को क्लिक करना है, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। आप जानते हैं सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणवाद दिया था। उसके अंतर्गत इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, समाज मिति विधि द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। एक व्यक्तित्व मापन की विधि है समाज मिति विधि। तो इसके द्वारा अध्ययन करने से क्या पता चलता है? आचरण का, बुद्धि का, सामाजिकता का या शारीरिक स्वास्थ्य का। आप प्रश्न की भाषा को समझने के बाद ऑप्शन को समझ चुके होंगे। सही उत्तर होगा सामाजिकता का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो समाज मिति विधि द्वारा अध्ययन करने से सामाजिकता का पता चलता है। और सामाजिकता में होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है तो समाज के अन्य लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये आदमी कैसा है, इसको कितने लोग अच्छा मानते हैं, कितने लोग बुरा मानते हैं, कितना व्यक्तित्व है, किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जा सकता है। यानी समाज के जो भी लोग होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वह किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं अच्छी बुरी बातें, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ। तो इस प्रकार समाज मिति विधि से व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर इसी से संबंधित एक प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से समाज मिति विधि के जनक हैं। ठीक है, समाज मिति विधि के जनक कौन हैं? ऑप्शन है J.L. मैरिनो, फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड, यह तो नहीं है। अब्राहम मैस्लो, इनकी नीड्स थ्योरी है, आवश्यकता का सिद्धांत है, यह भी नहीं है। थॉर्नडाइक, ये भी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। J.L. मैरिनो को समाज मिति विधि का जनक माना जाता है। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए कि यह ऑप्शन नहीं हो सकता। आप पहले ऑप्शन को काट लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, फिर लास्ट में आप प्रश्न के उत्तर के बहुत करीब पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की निम्न में से सही कूट है। सिगमंड फ्रायड ने मन की संरचना यानी मस्तिष्क की संरचना को दर्शाया था, बताया था। तो हमें नीचे दिए गए कूट में से सही वाले को क्लिक करना है। 4 हैं, अति इदम इदम अहम, इदम अहम अति अहम, इदम अति इदम अहम, या अहम अति इदम और अदम। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 2, इदम अहम और अति अहम। इदम को इन्होंने क्या कहा? इड यानी आईडी, अहम को ईगो, और अति अहम को क्या कहा? सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो या इदम अहम अति अहम, मन की संरचना को इन 3 भागों में विभाजित किया था सिगमंड फ्रायड ने। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें हम कई अदर जानकारी को शेयर करते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से किसने सामूहिक या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? सामूहिक या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसी ने शारीरिक रचना के आधार पर किया, किसी ने सामाजिकता के आधार पर किया, किसी ने समाज मिति विधि के आधार पर किया, किसी ने सामूहिक या स्वभाव के आधार पर किया। यहाँ पर बताना है सामूहिक या स्वभाव के आधार पर किसने किया। कार्ल युंग, इन्होंने तो सामाजिकता के आधार पर किया, ये गलत है। शेल्डन, इन्होंने शारीरिक बनावट या शारीरिक रचना के आधार पर किया। क्रेसमर ने भी शारीरिक बनावट या शारीरिक रचना, क्योंकि इन दोनों ने एक ही से किया था, शारीरिक रचना या शारीरिक बनावट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। हिप्पोक्रेटस, इन्होंने सामूहिक या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहां पर कुल हम 29 प्रश्न हल कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। पूछा गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखा समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? एक परिभाषा दी गई है, पूछा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोशारीरिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अनोखा समायोजन को निर्धारित करता है। आलपोर्ट, कार्ल जुंग, शेल्डन, J.L. मैरिनो। सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, आलपोर्ट। यह परिभाषा व्यक्तित्व से संबंधित है और आलपोर्ट की है। कार्ल जुंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, आप जानते हैं। शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और शेल्डन के साथ क्रेसमर भी थे। और J.L. मैरिनो, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, इन्होंने समाज मिति विधि के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करने की कोशिश की, ये आप जानते हैं। समाज मिति विधि इन्हीं की है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, आप जानते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, यह बताना है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या झगड़ालू। सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्मुखी। यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट होता है अधिकांश। तो हो सकता किसी का बहिर्मुखी भी हो, लेकिन बाल्यावस्था में अक्सर
बच्चे का व्यक्तित्व अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन है। एक परिभाषा है या एक कथन है। पूछा गया है व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक इनका नहीं है, सिगमंड फ्राइड का भी नहीं है, शेल्डन का भी नहीं है। सही उत्तर होगा रेक्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह परिभाषा इनकी है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है। शेल्डन ने शारीरिक बनावट या शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आखिरी के 5 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से हल कर लीजिए। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए योर सिलेक्शन श्योर। वहां पर भी हम कई आदर्श जानकारी शेयर करते रहते हैं, आप पेज को लाइक कर सकते हैं। यहां पूछा गया है हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? हमारे मस्तिष्क यानी मन का चेतन भाग कितना होता है? सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में डिवाइड किया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हमें पूछा गया है चेतन भाग कितना होता है हमारे मस्तिष्क का या मन का? 1/10, 9/10, 10/10 या 5/10? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1/10 भाग चेतन होता है। उन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा प्रदर्शित किया और इसे 2 भागों में डिवाइड किया, यानी बांटा। पानी में जैसे बर्फ को डालते तो उन्होंने इस प्रकार से बताया, और जो नीचे वाला भाग था, जो डूबा हुआ भाग था, इसे उन्होंने अचेतन मन कहा, अचेतन। और जो ऊपर का था इसे चेतन। तो ये केवल कितना होता है? 10%, केवल 10%। और ये नीचे अचेतन होता है 90%। अर्धचेतन यहाँ पर होता है। यदि कभी कोई चीज़ आपको सही याद आ जाती है तो वह चेतन में आ जाएगा, और यदि आप किसी चीज़ को भूलते हैं तो वो अर्धचेतन यानी अचेतन की तरफ चला जाएगा। तो 10% भाग ही चेतन होता है, यानी 1/10, और 90% अचेतन होता है। अगर यहाँ पर अचेतन की जगह चेतन की जगह अचेतन शब्द लिखा होता तब इसका जवाब हो जाता 9/10, 9/10 यानी 90/100 आप मान के चलोगे उसको। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है चेतन भाग, तो जवाब हो जाएगा 1/10। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा से उसे दर्शाया था सिगमंड फ्राइड ने। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का मापन से संबंधित निम्न कूटों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए। यहां पर एक तरफ व्यक्तित्व मापन का आधार दिया गया है, दूसरी तरफ वर्गीकरणकर्ता मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। हमें सही मैच करना है कि व्यक्तित्व का मापन के संबंध में नीचे दिए गए कूट में से कौन सा कूट एकदम सही है। इस प्रकार से मैं आपको वीडियो को दिखा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, खुद भी हल करने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न को। व्यक्तित्व मापन का आधार सामाजिकता इधर दिया है कार्ल युंग, शारीरिक रचना शेल्डन, संवेग या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस, समाज मिति के आधार पर व्यक्तित्व का मापन J.L. मैरिनो। अभी पिछले प्रश्न में हमने इन चारों पर डिस्कस किया है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप सही कूट को हिट कर पाओगे। मैं सीधे जवाब पर आता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, क, ख, ग और घ। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। और एक का क यानी सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल युंग ने, जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बताया। शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन और इनके साथ क्रेसमस भी थे। संवेग या स्वभाव के आधार पर बताया हिप्पोक्रेटस ने, और समाज मिति के जनक ही कौन है? J.L. मैरिनो। इन्होंने इस आधार पर व्यक्तित्व का मापन करने की विधि बताई। मुझे लगता समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी के 2-3 प्रश्न बचे हैं, आप ध्यान से हल कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप सही उत्तर को क्लिक कर पाए। यहां पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा कहा है। क्या पूछा गया है?
सिगमंड फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा कहा गया है। क्या कहा गया है? इलेक्टा, लिबिडो, थैंटास या इरोस? सही उत्तर को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 होगा, लिबिडो। ठीक है। और लिबिडो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को मानसिक ऊर्जा लिबिडो को कहा गया है। ध्यान में रख लीजिए, यौन ऊर्जा या यौन प्रवृत्ति या लिबिडो आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्रायड ने इस भावना को कहा है। किशोरावस्था में कोई बालक या बालिका अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। इस प्रकार की भावना को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? इलेक्टा, नार्सिसिज्म, ओडिपस या इरोस? चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नार्सिसिज्म कहा इन्होंने। किशोरावस्था में यदि बालक अधिकांश तो अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है, इस प्रकार की भावना को सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा। और यहाँ पर एक शब्द है ऑप्शन नंबर 3 में, ओडिपस। ओडिपस के बारे में उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है यानी बॉय, लड़का होता है, वह अपने मम्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, यानी मम्मी के प्रति अधिक प्रेम, अधिक लगाव रखता है। एक प्रकार की ओडिपस ग्रंथि होती है बालक में और इसकी वजह से वह मम्मी के प्रति अधिक लगाव या रुचि रखता है। और ऑप्शन नंबर 1 में है इलेक्टा। इलेक्टा लड़कियों में होती है यानी इलेक्टा ग्रंथि, और इस वजह से लड़की पितृप्रेम यानी पिता के प्रति अधिक लगाव रखती है। ठीक है, अपने पापा के प्रति अधिक रुचि, अधिक लगाव रखती है। और लड़का ओडिपस के वजह से मम्मी के प्रति नहीं बल्कि पापा के प्रति अधिक लगाव रखता है। आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। यहां पर पूछा गया है, व्यक्तित्व व बुद्धि में वही संबंध होता है जो बुद्धि और डॉट डॉट किया है मैं है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और बुद्धि यानी आईक्यू में वही संबंध होता है जो बुद्धि और किसमें होता है? व्यवहार में यानी बिहेवियर। तो व्यक्तित्व व बुद्धि में वही संबंध होता है जो बुद्धि और व्यवहार में होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और यदि आपने ये वीडियोस पूरी देख ली है ध्यानपूर्वक, तो आप मुझे बताइए कि पर्सोना शब्द किस भाषा का शब्द है? पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है। पर्सनालिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। आपको बताना है पर्सोना शब्द किस भाषा का शब्द है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य ही कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर पा सकें। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।